हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आपकी मांग पे आपके पीजी सर लेके आ गए हैं लेसन नंबर 4 जो है हमारा लॉस ऑफ मोशन। मुझे पता आपके मन में डाउट होगा, सर फर्स्ट और सेकंड लेसन कहाँ गया। सो गाइस, फर्स्ट और सेकंड लेसन आपके पीजी सर ने ऑलरेडी बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके चेक करो। फर्स्ट और सेकंड लेसन है, थर्ड लेसन ये फोर्थ लेसन के बाद बनाऊंगा मैं। ओके, जैसे ही आप हमें एनर्जी दोगे, जैसा हम मोटिवेशन दोगे, उस तरह से आपको लेसन नंबर 3 फटाफट मिल जाएगा। आपको करना क्या, आपको करना बस यही है कि अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। वीडियो खत्म होने के बाद एक प्यारा सा कमेंट्स कर सकते हो कि हमें थोड़ा एनर्जी आए और हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आप ये वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो। जितने आपके ग्रुप्स होंगे, जितने ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर कर सकते हो, और जितना हमें सपोर्ट, जितना शेयर कर रहे हो प्लीज़ अगर आप दिखा सको, बता सके हमें, तो इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ जाके मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। तो मुझे भी एक अंदर मोटिवेशन आएगा कि अपनी पीजी आर्मी इतनी ज़्यादा सपोर्ट कर रही है और जल्दी हमारे टारगेट को अचीव करने के लिए। आपको बता दूँ 7th 8th 9th 10th 11th 12th साइंस कॉमर्स आर्ट्स हर सेक्शन का वीडियो आने वाला गाइस। आप बस आपका रिलेटिव, कोई ना कोई रिलेटिव तो जरूर होगा जिसको वीडियो की जरूरत है, तो फैला दो, वीडियो शेयर कर दो। अगर उसको पसंद आएगा तो वो 2 लोग को और शेयर करेगा, उसको बोलो भाई अगर पसंद आए तो 2 लोग को और शेयर करो, 2 नहीं 3 लोग को, ऐसे करके करो। सो गाइस, इतना आपके पीजी सर को आप कर सकते हो क्योंकि कंटिन्यू आप देखोगे इस क्लास कंटिन्यू सब लेक्चर्स आ रहे हैं, हर तरह से हम सपोर्ट कर रहे हैं। सो गाइस, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन में एक बच्चों को जो जिंदगी भर में, मतलब ये जो टॉपिक है, ये जो मैं करवाने वाला मैकेनिक्स, ये बहुत डाउट रहता है, ये बहुत ज्यादा डाउट रहता है। मतलब पूरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाती है पर मैकेनिक्स मतलब नहीं पता रहता। तो मैं बता देता हूँ, ये फिजिक्स का एक ब्रांच होता है और ये किसके साथ डील करता है, ये मोशन के साथ, मोशन के बारे में बताने के लिए, मतलब मोशन की स्टडी करवाने में ये हमारा हेल्प करता है। और ऐसे ब्रांच को, ऐसे फिजिक्स के ब्रांच को हम मैकेनिक्स बोलते हैं। ओके, तो जिसमें भी हम मोशन के बारे में स्टडी करें, मोशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो आपको समझ लेना कि इसको मैकेनिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मैकेनिक्स बोला जाता है इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स। इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स हम क्या बोलते हैं? इसको मैकेनिक्स बोलते हैं। जहां भी हम मोशन के बारे में स्टडी करें तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये फिजिक्स का ही ब्रांच है और ये फिजिक्स का ही ब्रांच है, और इसको हम क्या बोलेंगे? मैकेनिक्स बोलेंगे। तो इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deal with the study of motion. Okay, there are 2 types of mechanics. First is statics and second is kinetics. Statics means absence of motion, वहां मोशन नहीं है, और हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट के रेस्ट के बारे में। इट इज स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट रेस्ट, ऑब्जेक्ट कैसे है? रेस्ट में। और काइनेटिक्स मीन्स मतलब उस ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन है, मतलब ऑब्जेक्ट किसमें? मोशन में। तो इट इज अ स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ मोशन, मतलब ऑब्जेक्ट मोशन में और उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो हमारा काइनेटिक्स हो गया। क्या हो गया? काइनेटिक्स। अब बढ़ते आगे, काइनेटिक्स के भी 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज काइनेमेटिक्स एंड सेकंड इज डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स में हम कॉजेस के बारे में जिक्र नहीं करते, पता नहीं लगाते, और डायनामिक्स में हम कंसीडर करते हैं, कॉजेस को कंसीडर करते हैं कि भाई ये मोशन क्यों हुआ, कौन से फोर्स के कारण ये डायनामिक हुआ। बट काइनेमेटिक्स में हम फोर्सेस के बारे में कोई भी तहकीकात नहीं करते, पता नहीं लगाते। ओके, हम सीआईडी वाले नहीं बन जाते। तो विदाउट कंसीडरिंग अ कॉजेस ऑफ मोशन और विथ कंसीडरिंग अ कॉजेस ऑफ मोशन, बस इतना अगर आपको याद है, विदाउट कंसीडरिंग द कॉजेस ऑफ मोशन एंड डायनामिक मीन्स विथ कंसीडरिंग द कॉजेस ऑफ मोशन। इसमें कॉज क्यों, ये मोशन क्यों हो रहा है, किस फोर्स के कारण होता है, ये हम पता नहीं लगाते, और इसमें हमें पता लगाना पड़ता है। चलो हम बताते हैं और थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, इसको हम इरेज कर देते हैं। काइनेमेटिक्स, इट इज स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ मोशन विदाउट कंसीडरिंग कॉज ऑफ मोशन। जैसे मैं आपको यहाँ लिख के बताता हूँ। अब मान लो आपने ये सुना होगा, ये इसी को देखा आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगा, अरे सर हाँ ये तो सुना था, 9th स्टैंडर्ड में सुना था। इसको ही फर्स्ट काइनेमेटिक, सेकंड काइनेमेटिक, थर्ड काइनेमेटिक। इसको काइनेमेटिक क्यों बोलते थे? क्योंकि इसके अंदर कहीं भी मोशन के कॉजेस के बारे में नहीं बताया। आपको पता है मोशन क्यों होता है? फोर्स के कारण होता है, बट यहाँ कहीं फोर्स का फॉर्मूला लिखा था V = U + AT। कहाँ लिखा था आपको बताओ? इसीलिए इसको काइनेमेटिक बोला जाता था। आपको समझा होगा काइनेमेटिक क्यों बोला जाता था। काइनेमेटिक इसलिए बोला जाता था कि मोशन के कॉजेस के बारे में हमें लेना देना नहीं था, विदाउट कंसिडरिंग कॉजेस ऑफ मोशन, दैट इज फोर्स के बारे में थोड़ी। इसमें कहाँ फोर्स दिख रहा है? बताओ कहाँ फोर्स दिख रहा है? S = UT + ½ AT²। ओके, इसमें भी लास्ट ले लो, थर्ड काइनेमेटिक, V² = U² + 2AS। कहाँ इसके अंदर बताओ फोर्स कहाँ है?
पर फिर भी ये ऑब्जेक्ट मोशन में है ना, ऑब्जेक्ट मोशन में, बट हम इसमें कॉजेस के बारे में पता लगा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट क्यों मोशन में, उस फोर्स के बारे में पता लगा रहे हैं। कहीं भी फोर्स दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो ऐसी जो भी स्टडी कर रहे हैं जिसमें हमें कॉजेस के बारे में लेना देना नहीं, कॉज मतलब फोर्सेस ही होता है, पर फोर्सेस के बारे में हमें लेना देना नहीं है, तो ऐसी जो स्टडी होती है उसको काइनेमेटिक बोलते हैं। तो विदाउट कंसिडरिंग कॉजेस ऑफ मोशन इज कॉल्ड काइनेमेटिक, एंड विद कंसिडरिंग कॉजेस ऑफ मोशन इज कॉल्ड डायनामिक। अब बता दो, इसका भी एग्जांपल बता दो। अब ये मान लो हमारा ऑर्बिट है और इसमें हमारा प्लैनेट घूम रहा है, तो प्लैनेट घूम रहा है तो हम बोलते हैं ना, ये देखो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए रहता है। क्या चाहिए रहता है? सेंट्रीपिटल फोर्स, कंपलसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां जब ऑब्जेक्ट मोशन में है तो हम इस फोर्स को भी डिस्कस करते हैं, इस फोर्स को भी डिस्कस करते हैं। तो इसीलिए ये विद कंसिडरिंग कॉजेस ऑफ मोशन, दोनों ही ऑब्जेक्ट मोशन में है, बट इसमें हम फोर्सेस, हम मोशन के कॉजेस के बारे में डिस्कस नहीं करते, इसमें डिस्कस करते हैं। तो विदाउट कंसिडरिंग कॉजेस ऑफ मोशन इज कॉल्ड काइनेमेटिक, एंड विद कंसिडरिंग कॉजेस ऑफ मोशन इज कॉल्ड डायनामिक। है दोनों मोशन ही, बट इसमें हम कॉजेस के बारे में पता नहीं लगाते, इसमें पता लगाते हैं। ओके, सो हम इसको इरेज कर देते हैं, ये भाई एंड हो रहा है। तो अब आते हैं एरिस्टोटल फॉल्सी। एरिस्टोटल फॉल्सी, ये जो फॉल्सी नाम पढ़ा ना, वो इसके काम पे पढ़ा, फॉल्सी। एरिस्टोटल जो साइंटिस्ट था, वो जो इसका नाम, पूरा नामकरण हो गया ना एरिस्टोटल फॉल्सी, वो इसके काम पे पढ़ा। क्यों काम पे पढ़ा? क्योंकि इसने दोस्तों क्या बताया था कि ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन में रहने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है। अब यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या होता है मैं बता दूं, कांस्टेंट स्पीड में रहने के लिए, कांस्टेंट स्पीड में। अब कांस्टेंट स्पीड क्या होता है वो भी बता देता हूं कि अगर मान लो, जस्ट आप समझ लीजिए खुद कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से घूम रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से घूम रहा है 10 मीटर के एक ही उसका मोशन का जो स्पीड है वो सेम है। सो एरिस्टोटल ने ये बोला था कि अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म में है, कांस्टेंट स्पीड में है, 10 मीटर मतलब कंटिन्यू 10 मीटर में रखना है उसको, तो उसको एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है। तो इसने तो गधा बनाया था भाई। अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगा देंगे तो हो सकता है उसका स्पीड बढ़ जाए, या तो उसका स्पीड क्या हो जाए, कम हो जाए। इसीलिए तो एरिस्टोटल को उसका नामकरण कर गया था एरिस्टोटल फॉल्सी, क्योंकि इसने बोला था कि यूनिफॉर्म मोशन मतलब कांस्टेंट स्पीड में रखने के लिए भी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है। तो ये तो उल्लू बनाया था, और इसके उल्लू को ठीक किया था हमारे न्यूटन ने, न्यूटन बाबा ने बोला था भाई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगा, जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगा। ओके, अगर 10 मीटर से है तो 10 मीटर से ही चलता रहेगा। अगर हमने उस पर कोई फोर्स लगाया तब वो चेंज होगा, नहीं तो चेंज होने वाला नहीं है। तो अगर एक ही स्पीड में उसको जाना है, एक ही स्पीड में जाना है, तो उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मान लो अभी अर्थ पे मैंने बॉल फेंका, अगर अर्थ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता तो बॉल वैसे ही चला जाता, उसी स्पीड में जाता। बट यहाँ फोर्सेस होने के कारण धीरे धीरे इसकी स्पीड क्या हो जाती, कम हो जाती, स्पीड क्या हो जाती, कम हो जाती। बट यहाँ इसने क्या लिखा कि अगर ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन में रखना है, एक ही स्पीड में रखना है, तो उसको एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है। क्या उल्लू बना रहे, ये तो सिंपल। अब तो आपको समझ में आता है कि अगर 10 मीटर पर सेकेंड में वो कंटिन्यू बढ़ रहा है, पर मैंने उसमें फोर्स लगा दिया, तो हो सकता है वो बढ़ जाएगा, या तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। सही बात है। तो पर इसने बोला था कि अगर यूनिफॉर्म मोशन में रखना है तो उसको एक्सटर्नल, तो इसीलिए ये एरिस्टोटल फॉल्सी है। यहाँ लिखा है यूनिफॉर्म मोशन, नो एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड। यूनिफॉर्म मोशन के लिए मतलब एक ही स्पीड के लिए, मान लो वहां कोई और फोर्स नहीं है तो ऑब्जेक्ट वैसे का वैसे। इनर्शिया सुना होगा आपने, इनर्शिया 9th और 10th स्टैंडर्ड में सुना होगा कि ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन नहीं रहेगा जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। मोशन में है तो मोशन में रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में। बट यहां इस बाबा ने बोला है कि यूनिफॉर्म में रखना है, सेम स्पीड में रखना है तो एक्सटर्नल फोर्स। गलत है भाई, सेम स्पीड में रखने के लिए थोड़ी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है, उल्लू बना रहे। अब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, वही बात है, एवरी ऑब्जेक्ट रिमेन इन स्टेट इफ नो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग। मतलब अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगा। ओके, अगर एक जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में। तो ये आपको 3 इनर्शिया आपको पता है, इनर्शिया एट रेस्ट, इनर्शिया एट मोशन, इनर्शिया एट डायरेक्शन। ये हमने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है तो अगर बॉल को मैंने फेंक दिया, वहां कोई भी फोर्स नहीं है तो ऑब्जेक्ट वैसे ही रहेगा, जितने स्पीड में जा रहा है उतने स्पीड में रहेगा। बट अर्थ पे तो पॉसिबल नहीं है, अर्थ पे क्योंकि बहुत सारे फोर्सेस है, इसीलिए उसको मजबूरी में रुकना पड़ता है। ओके, और ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में, अभी सामने मेरे सामने माउस हाउस सब पड़े हैं, बोलूंगा भाई आजा आजा आजा, आएगा नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर भी एक इनर्शिया है, इनर्शिया एट रेस्ट। तो ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है
उसी स्टेट में रहेगा जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होगा। एक्सटर्नल फोर्स, अब ये माउस को मैंने उठा दिया, मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तभी तो ये उठा। तो एवरी ऑब्जेक्ट रिमेन इन स्टेट, स्टेट मतलब मोशन में है तो मोशन वाले स्टेट में रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल बैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होगा। यही न्यूटन बाबा ने बोला है। अब आता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का कहने का मतलब यही है कि जितने जोर से थप्पड़ मारा जाएगा, जितने जोर से थप्पड़ मारा जाएगा उतने जोर से आदमी दूर गिरेगा। कहने का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम और रिजिड बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। मैं यहां ऐसे करवाता हूं, मैं उल्टा बताता हूं। ओके, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसको मैं आपको इसको इस टर्म में करवा के दिखाता हूं, ये जो है गलत, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना मोमेंटम चेंज होगा, जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना मोमेंटम चेंज होगा। ओके, क्योंकि ज्यादा फोर्स लगाओगे, अब मान लो बाइक को जितना, कार को जितना ज्यादा आप धक्का दोगे उतना ज्यादा कार आगे जाएगा, जितना ज्यादा धक्का दोगे उतना ज्यादा कार आगे जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना उसमें चेंज होने वाला है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कैसे होगा? ओके, इस प्रोपोर्शनल के साइन को अगर मैं हटा देता हूं, ओके, अब चलो सबसे पहले ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे चेंज इन मोमेंटम mv माइनस mu अपॉन टी। ओके, ये आपने 9th स्टैंडर्ड में किया हुआ है, इसको हम सीधा कर लेते थोड़ा, ये बहुत टेढ़ा हो गया है। F is directly proportional to change in momentum mv माइनस mu अपॉन टी। देखो, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मोमेंटम आपको पता है, मोमेंटम का आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो ये फाइनल मोमेंटम, ये इनिशियल मोमेंटम, इसीलिए तो रेट ऑफ चेंज लिखा हुआ है। तो mv माइनस mu अपॉन टी। अब गाइस अगर मैं इसको ऐसा करूं, दोनों में से m कॉमन ले लूं, ये होगा v माइनस u अपॉन टी। ओके, सो फाइनल क्या हो जाएगा? फाइनल क्या होने वाला है? प्रोपोर्शनल टू m v माइनस u अपॉन टी क्या होता है? a, और यहां प्रोपोर्शनल के जगह इक्वल और कांस्टेंट लगता है, इक्वल और कांस्टेंट। तो k के जगह मैं क्या ले लेता हूं? k की वैल्यू 1 ले लेता हूं। सो मेरा जो फाइनल होगा वो क्या हो जाएगा? f इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो कहने का मतलब बताया यही था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ रिजिड बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। फोर्स जितना बढ़ाएंगे उतना मोमेंटम क्या होगा? चेंज होगा। ऐसा न्यूटन के सेकंड लॉ के थ्रू बताया था। यह मैंने सॉल्व करके भी दे दिया। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ वी माइनस एम यू अपॉन टी। ओके, फिर इसके बाद m, दोनों में से m कॉमन ले लिया, v माइनस यू अपॉन टी। फिर इसके बाद हमने m v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है? t क्या होता है? एक्सेलरेशन। ओके, आपको पता है रेट चेंज इन वेलोसिटी। सो चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। तो v माइनस यू अपॉन टी ए होता है। फिर मैंने प्रोपोर्शनल के साइन को हटाया, प्रोपोर्शनल के साइन को हटाया तो वहां इक्वल और कांस्टेंट लग जाता, तो इक्वल और k लग गया और f इक्वल टू एम ए आ गया। बस काम खत्म। अब थर्ड लॉ, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। गाइस ये मैं आपको छोड़ता हूं, ये आप मुझे बताओगे कि इससे रिलेटेड मुझे 2-4 एग्जाम्पल मुझे बताओगे, 2-4 एग्जाम्पल करके मुझे बताओगे। ओके, सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना आप सामने वाले को थप्पड़ मारोगे, हो सकता है आपसे छोटा होगा तो रिएक्शन दिखा सकता है वो। एक्शन थप्पड़ तो नहीं मारेगा पर आंखों से जरूर रिएक्शन दिखाएगा, इक्वल रिएक्शन दिखाएगा। देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यही थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। और ऑलरेडी ये हुआ है बट आपके बुक में दिया हुआ है, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बट इसका एग्जाम्पल आप कमेंट्स में लिख के मुझे बताओगे। सो आज के लिए इतना ही गाइस, मैं फिर से बोलूंगा, आप वीडियो को शेयर कर सकते हो। 7th 8th 9th 10th 11th 12th साइंस कॉमर्स आर्ट्स सभी बच्चों को बताओ, और जितना ज़्यादा हमें सपोर्ट कर सकते हो उतना ज़्यादा सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच गाइस।